हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खरवाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो 2020 में आया था, उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसका पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था, आज सेकंड पार्ट है। देखिए 21 तक हो गए थे, 22 क्वेश्चन देखिए। नदियों का जल प्रदूषण कैसे होता है, इस प्रदूषण को कम करने के उपाय समझाइए बोलता है। ठीक है, तो नदियों का जल प्रदूषण आप जानते हैं स्टूडेंट्स, है ना, क्या होता है। जैसे कि जल स्रोत हैं, विभिन्न स्रोतों से जल में क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ डाल देते हैं, मल मूत्र डाल देते हैं, या दूसरे पदार्थ जैसे कि कूड़ा करकट भी डाल देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, नाली के द्वारा जाके वहाँ गंदगी फैल जाती है और जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, जिससे यह पीने तथा घरेलू कार्यों के योग्य नहीं रह पाता। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है इसमें कम करने के उपाय पूछा है। पहले कारण बता देता हूँ मैं, और क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे घरों का कचरा हो सकता है ना, और हम जो सड़ी गली वस्तुएं नाली में फेंक देते हैं, उसकी वजह से हो सकता है जल प्रदूषण, है ना। और नदी व तालाब में हम नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं अपने, जानवरों को नहला देते हैं, गाड़ियाँ साफ कर देते हैं, मलमूत्र मतलब डायरेक्ट मतलब नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, जल में प्रवाहित करके। और खेतों में हम क्या वो यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब ज़्यादा पानी हो जाता है खेतों में, तो यूरिया बहकर कहाँ चले जाता है, नदियों में चले जाता है, तो जल प्रदूषण ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए, है ना। इसके लिए उपाय, पहला उपाय ये कर सकते हैं आप कि जो भी ऐसे अवशिष्ट हैं जो क्या हो सकते हैं, गल सकते हैं, है ना, जैविक हैं जो, उनको सबको गड्ढा खोद के आप डाल सकते हैं। जैसे कि सब्जियों के छिलके हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं आप, है ना, कारखानों के जो भी अवशिष्ट हैं उनको शुद्धिकरण करके आप प्रवाहित कर सकते हैं नदी में, है ना, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो जलीय जीव होते हैं उनको भी हानि होती है। ठीक है, तो कारखानों में जो भी अवशिष्ट निकलते हैं उसको हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, मतलब प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और समुद्रों में परमाणु विस्फोट नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, परमाणु विस्फोट से बड़ी हानि होती है। और दूसरा, झीलों तालाबों में शैवाल जैसे जलीय पौधे उगाने चाहिए, है ना। क्यों उगाने चाहिए, क्योंकि शैवाल जैसे जलीय पौधे क्या करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे 22वां क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हालांकि इसका अथवा में देखो, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, ऐसा भी आया हुआ है। इसका आंसर मैं अभी तुमको बताता हूँ। देखिए, तो भारत में कोयले का वितरण बड़ा ही असमान है। ठीक है, देश का लगभग 75% कोयला दामोदर नदी की घाटी से निकाला जाता है। भारत में कोयला उत्पादन प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, देखिए, जैसे झारखंड है। झारखंड में क्या होता है, इस राज्य का कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। यह भारत का लगभग 36% कोयला 31 स्थानों में खनन किया जाता है। ठीक है, जैसे झरिया बोला है, बोकारो बोला है, राजमहल बोला है, करणपुरा बोलता है, डाल्टनगंज, है ना, और गिरिडीह और इस राज्यों की प्रमुख खाने हैं। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों का संयुक्त रूप से भारत में दूसरा स्थान है ना, मतलब ये दोनों ही राज्य क्या है, भारत में दूसरे नंबर के कोयला उत्पादन में दूसरे नंबर का स्थान देते हैं दोनों संयुक्त रूप से, है ना। यह देश का लगभग 28% कोयला खनन किया जाता है। पेंच घाटी, सुहागपुर, उमरिया, सिगरौली, है ना, और रायगढ़, रामकोला, तातापानी, कोरबा एवं बिलासपुर प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। कोयला उत्पादन में इस राज्य का तीसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का। यहाँ भारत का 13% कोयला खनन किया जाता है। यहाँ कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ बर्दवान, पुरुलिया तथा बांकुंडा जिले से कोयला का खनन किया जाता है। इस क्षेत्र में रानीगंज कोयला खान भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है। ठीक है, तो पूछा जाता है, ये मैप में आता है अक्सर, रानीगंज कोयला खान को दर्शाइए, तो आप पश्चिम बंगाल में दर्शाएंगे इसको। ठीक है, कोलकाता में है ये। और नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की बात कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों का देश में चौथा स्थान है। यहाँ से देश का लगभग 10% कोयला निकाला जाता है। इन राज्यों के कोयले क्षेत्र गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। सिंगरेनी, तंदूर तथा सस्ती यहाँ कोयला की प्रमुख खाने हैं। ये नाम है स्टूडेंट्स, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 23 नंबर है। लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, लोकतंत्र निम्नलिखित स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालने का प्रयास करता है। पहला है, विश्व के अधिकांश देशों में जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया गया है, उनमें अनेक प्रकार की सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र शांतिपूर्ण एवं
सद्भावना के वातावरण में सामाजिक विभिन्नता को उचित स्थान देता है, उन्हें अपनाता है। भारत तथा बेल्जियम दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। इन दोनों देशों में भाषा तथा संस्कृति के आधार पर विविधताएं देखने को मिलती हैं, परंतु लोकतांत्रिक शासन पद्धति में ने भाषा तथा संस्कृति की समस्याओं का समाधान संविधान के प्रावधानों के अधीन किया है, जिसमें उसको पर्याप्त सबलता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बोल सकते हो आप पॉइंट, लोकतंत्र के वार्तालाप, विचार विमर्श तथा वाद विवाद के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि लोकतंत्र में सामान्यतः प्रतियोगिता संपन्न कराने के लिए एक तरीका विकसित किया जाता है। इससे लोगों के मध्य तनाव कम होता है, जिससे हिंसा भड़कने तथा रक्तपात होने की संभावना क्षीण हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो, लोकतंत्र में सामाजिक विविधता से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के करने की क्षमता निहित होती है। राज्य की अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण व्यक्तियों के आचार विचार, हित, दृष्टिकोण तथा दर्शन भिन्न भिन्न होते हैं। इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की सर्वथा उपयुक्त है। ठीक है। और चौथा पॉइंट बोल सकते हो इसमें, इसका भी अनुभव किया जा सकता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में पूर्णतः तथा स्थायी तौर पर संघर्ष अथवा टकराव को सदैव के लिए कोई भी समाज हल नहीं कर सकता, परंतु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हम विभिन्नताओं को शांतिपूर्वक तरीकों से सुन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे क्या है, देखो, विविधताओं को यथोचित सम्मान दे सकते हैं तथा लोकतांत्रिक तरीकों से ऐसी व्यवस्था विकसित कर सकते हैं जिसके द्वारा मतभेदों को आसानी से सुलझाया जा सके। पांचवा पॉइंट ये बोल सकते हो आप, अलोकतांत्रिक सरकारें समस्याओं का समाधान शक्ति के बल पर करना चाहती हैं, जिससे समस्याएं सुलझने के स्थान पर और उलझती रह जाती हैं। अलोकतांत्रिक सरकारें बोला है। ठीक है, जो जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ की बात करें। छठा पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विभिन्न विचारों के बीच तभी सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सकती है जब बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों की राय तथा विचारों को सुने तथा समझे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो मेजोरिटी में है, ठीक है, उनके अलावा जो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक जो है, उनकी भी राय लेनी चाहिए, उनके भी विचार सुनने जाने चाहिए, है ना, उनके हितों का ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, लोकतंत्र को भाषाई, जातिगत तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश के उचित स्थानों तथा सम्मानपूर्वक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को भी देश के सर्वोच्च पद या सम्मान प्राप्त होना चाहिए। यदि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को बहुसंख्यक स्थिति में आने से रोक दिया जाता है, तो हम यह मानते हैं कि ऐसे लोगों या ऐसे समूहों को सदैव के लिए बहुमत की स्थिति में आने से रोक दिया जाना चाहिए। अब 24वें नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए स्टूडेंट्स, जो भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, जबकि भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र के किले ध्वस्त हो गए हैं। लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु वर्तमान में भारत लोकतंत्र के समक्ष भी निम्न प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे सांप्रदायिकता धर्मांधता को जन्म देती है, जिसमें समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव तथा दंगे होते हैं। सांप्रदायिकता की भावना में बहकर मतदाता अपने मत का सही प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। जातिवाद जातियों के आधार पर समाज का विभाजन कर देता है। समाज में छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना व्याप्त हो जाती है। निरक्षरता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। निरक्षर व्यक्ति अपने दायित्वों, कर्तव्यों तथा अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर सकता। यह मतदान प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। ठीक है। क्षेत्रवाद बोल सकते हो आप। क्षेत्रवाद के कारण नागरिकों में राष्ट्रीय भावना कम हो जाती है। वह दूसरे क्षेत्रों में व्यक्तियों से ईर्ष्या तथा द्वेष करना प्रारंभ कर देते हैं। क्षेत्रवाद के आधार पर वे स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र के निर्माण की भी मांग करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है निर्धनता भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है। गरीब तथा बेरोजगार व्यक्ति अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर सकता। ये पूंजीपतियों के दबाव में आ जाते हैं। और छठा है लैंगिक असमानता। लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की बात करता है, परंतु जिस समाज में महिलाओं तथा पुरुषों की समान स्थिति में असमानता होती है, वहां लोकतंत्र को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और सातवां है आर्थिक असमानता। जिस समाज में गरीब तथा अमीर में चौड़ी खाई होती है, उससे लोकतंत्र की सफलता संदिग्ध हो जाती है। अमीर लोग गरीब व्यक्तियों के मतों को क्या कर देते हैं, खरीद लेते हैं पैसा देके। ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट और बोल सकते हो आप, जैसे भाषावाद है। भाषावाद में क्या लिख सकते हैं आप, भाषा की समस्या ने भी लोकतंत्र परंपराओं को प्रभावित किया है। भाषा के प्रश्न को उठाकर राजनीतिक भाषा की राजनीति पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। अब 24वें का बी है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्याख्या कीजिए।
इसका आंसर है देखो, विद्वानों का यह मत है कि सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी बन जाती हैं। समाज में जन्म, लिंग, रंग, जाति, धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर विभिन्नताएं विद्यमान रहती हैं। लोगों, राजनीतिज्ञों, राजनीतिक दलों एवं सरकारों की संकीर्ण मानसिकता उसे सामाजिक विभाजन का रूप प्रदान कर देती है। दक्षिण अफ्रीका में समाज अल्पसंख्यक श्वेत तथा बहुसंख्यक अश्वेत काले में विभाजित था। गोरे लोग स्वाभाविक रूप से काले लोगों से घृणा करते थे। वहां की सरकार ने भी श्वेत लोगों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि यह सरकार भी जातीय विभेद तथा रंगभेद की नीति का अनुसरण करती थी। दूसरा पॉइंट बोल सकते हो, यदि समाज में विद्यमान सामाजिक विभिन्नताएं दूसरी अनेक विभिन्नताओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अमेरिका में निग्रो, श्वेत तथा गोरे लोगों के बीच काफी समय तक गृहयुद्ध चला। इन सामाजिक अंतर ने समाज के विभाजन की नींव डाली। तीसरा पॉइंट बोल सकते हो, भारत में जाति के आधार पर सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। अतः जाति के आधार पर समाज का स्वर्ण जाति, सामान्य जाति, अन्य पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दलित आमतौर पर गरीब तथा भूमिहीन है, अतः उन्हें भेदभाव तथा न्याय का शिकार होना पड़ता है। चौथा पॉइंट बोल सकते हो आप, सामाजिक अंतर व्यक्तियों को विभिन्न समूहों तथा समुदायों में विभाजित कर देता है। इस प्रकार की संकीर्ण मनोवृत्ति अंतोगत्व समाज के विभाजन के लिए उत्तरदायी बन जाती है। लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। ठीक है। और पांचवा पॉइंट आप ये भी बोल सकते हो स्टूडेंट कि यह भी देखा गया है कि अनेक बार सामाजिक विभाजन की खाई इतनी अधिक चौड़ी हो जाती है कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीकों से पाटना दुष्कर हो जाता है। एक वर्ग समूह द्वारा दूसरे समूह का उत्पीड़न तथा शोषण किया जाता है। इस अन्याय के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्षों में हिंसा भी सहारा लिया जाता है। यह आंदोलन शासन के विरुद्ध भी खड़ा हो जाता है। छठा पॉइंट बोल सकते हो, कोई भी राष्ट्र चाहे उसका आकार छोटा हो या बड़ा, सभी में सामाजिक भिन्नता विद्यमान रहती हैं जो सामाजिक विभाजन को जन्म देती हैं। भारत बड़ा राष्ट्र है जबकि बेल्जियम छोटा राष्ट्र है। इन दोनों राष्ट्रों में ही विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। ठीक है। अब 25वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का विस्तार से वर्णन। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं को अग्र प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। पहला जो है वह है जनमत का निर्माण करना। जनमत को शक्ति लोकतंत्र का प्राण है। ठीक है। जनमत की शक्ति किसका प्राण है? लोकतंत्र का प्राण है। राजनीतिक दलों द्वारा ही स्वस्थ, प्रबुद्ध तथा जागरूक जनमत का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक दल शासन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां जनता को प्रदान करते हैं जो जनमत के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। राजनीतिक दल अपने विचार, सिद्धांतों तथा गतिविधियों द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। राजनीतिक शिक्षा प्राप्त जनता राजनीति में भाग भी लेती है। सरकार का निर्माण करना। राजनीतिक दल स्वयं अथवा अन्य दलों के सहयोग से सरकार का निर्माण करते हैं तथा जनता को सुशासन प्रदान करने का प्रयास करते हैं। चौथा पॉइंट बोल सकते हो, सरकार की आलोचना करना। सरकार का निर्माण सत्तारूढ़ दल द्वारा किया जाता है, परंतु जो सत्ता से वंचित हो जाते हैं, है ना, वह विरोधी दल होते हैं, विपक्ष में है जो बोलते हैं ना, विरोधी दल सरकार की अनुचित अथवा जन विरोधी नीतियों एवं कार्यक्रमों की क्या करेंगे? आलोचना करेंगे और लोकतंत्र को सुरक्षा प्रदान करेंगे। पांचवा पॉइंट बोल सकते हो, उम्मीदवार का चयन करना। चुनावों में राजनीतिक दल भाग लेते हैं। वे चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हैं तथा उन्हें दल का चुनाव चिन्ह प्रदान करते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट बोल सकते हो, सदस्यता में एकता स्थापित करना। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य अपने सदस्यों में एकता एवं सिद्धांतों के प्रति आस्था बनाए रखना है। सातवां पॉइंट बोल सकते हो, दलों की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण करना। राजनीतिक दल समय समय पर अपनी नीतियों का तथा कार्यक्रमों की घोषणा जनता के बीच करते रहते हैं जिससे उन्हें जन समर्थन प्राप्त होता रहे। सरकार का विरोध करना बोल सकते हो। राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों जैसे धरना, प्रदर्शनों, रैलियों, सभाओं तथा हड़तालों द्वारा सरकारों की अनुचित नीतियों का विरोध भी करते हैं। नौवां पॉइंट बोल सकते हो, मतदाताओं का मार्गदर्शन करना। राजनीतिक दल चुनाव के समय मतदाताओं का उचित मार्गदर्शन कर उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस दल के पक्ष में मतदान करना चाहिए। 10वां पॉइंट बोल सकते हो लास्ट, राष्ट्र का विकास करना। राजनीतिक दल अपनी नीति तथा कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्र के विकास को नवीन गति तथा दिशा प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखते हैं। अब 26वां क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि क्षेत्र से प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। इसमें आप ऐसा कीजिएगा स्टूडेंट, पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बताइएगा, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको पता ही है, वो होता है जिसमें मतलब रोजगार में जो भी श्रम शक्ति लगी होती है ना, उनका योगदान शून्य होता है। ठीक है। क्योंकि जो उद्योगपति होता है उसको आवश्यकता से अधिक मतलब श्रमिक लगाए होते हैं, मजदूर लगाए होते हैं उसने। ठीक है। तो उनकी इतनी जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो रखे जाते हैं, है ना। अगर उनको हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेस में, ऐसा रहता है ना। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो, किसी विशेष आर्थिक क्रिया में
उत्पादित हेतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में श्रमिकों को लगाने से प्रचंड बेरोजगारी, उसे ही बोलेंगे, ठीक है। और इसमें अब जो मेन पॉइंट बोला है इन्होंने, किससे, प्रचंड बेरोजगारी की समाप्ति के लिए प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, देखो भूमि की सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करना चाहिए, सरकार को कुएं का निर्माण करवाना चाहिए, ठीक है। बैंक आसान शर्तों पर कृषकों को क्या देना चाहिए, ऋण देना चाहिए बैंकों द्वारा, ठीक है। और खेतों की सिंचाई के लिए नए बांध का निर्माण करना चाहिए और नई नहरें बननी चाहिए, ठीक है। और सरकार को ध्यान देना चाहिए, रोडों में ध्यान देना चाहिए, सड़कों में, और फसलों के भंडारण में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और सारे जनता को क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिए, ठीक है। और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए और रोजगार भी देना चाहिए, ऐसा आप लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। देखिए, वस्तु विनिमय है ना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं, है ना। प्रोफेसर जेवंस के शब्दों में अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तु से अधिक आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। तो कठिनाइयां क्या होती हैं वस्तु विनिमय की, देखिए पहला पॉइंट है दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य ऐसे व्यक्तियों को खोजता है जो उनके उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु दे दे। उदाहरण के लिए, माना नकुल के पास एक किताब है, वह उसके बदले में 2 पेन लेना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो किताब लेकर 2 पेन देना चाहता हो, है ना। यह एक कठिन कार्य है, इसमें उसका समय तथा शक्ति व्यर्थ नष्ट जाएगी ना। यह भी हो सकता है कि उसे ऐसा व्यक्ति मिले ही ना। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जिसमें एक दिन में लाखों व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं, ऐसे सहयोग को मिलना लगभग असंभव सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, मूल्य मापन का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय की दर निश्चित करना बहुत कठिन है। इसका कारण वस्तुओं की संख्या का निरंतर बढ़ते जाना है। उदाहरण के लिए, गाय के बदले में कितने कपड़ा, कितना गेहूं, कितना भूमि देना होगा, यह निश्चित करना या याद रखना अत्यंत कठिन कार्य है, ठीक है। वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। विभाजन से उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। वस्तु विनिमय में यह एक प्रमुख असुविधा है। जैसे कि विवेक गाय के बदले में कपड़ा, अनाज, जूता प्राप्त करना चाहता है। विवेक को ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो गाय लेकर तीनों चीजें देने को तैयार हो जाए, लेकिन वह अलग अलग व्यक्तियों से भी अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गाय विभाजित नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात बोली है। चौथा पॉइंट बोल सकते हो, मूल्य संचय का अभाव। अधिकांश वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। वस्तु विनिमय में ऐसी वस्तुओं का संचय करके अधिक दिन तक नहीं रखा जा सकता। इसके मुख्य कारण है, कुछ वस्तुएं नाशवान होती हैं, कुछ वस्तुएं अधिक स्थान घेरती हैं, वस्तुओं के मूल्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वस्तुओं में तरलता का अभाव पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, स्थान परिवर्तन में कठिनाई। प्राचीन काल में परिवहन के साधनों के अभाव के कारण वस्तुओं के स्थानांतरण में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। यदि व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता था तो उसके लिए अपनी संपत्ति को साथ ले जाना असंभव हो जाता था। और लास्ट पॉइंट है, भावी भुगतान की असुविधा। आज अनेक वस्तुओं का क्रय विक्रय हम भविष्य में भुगतान करने के आधार पर करते हैं, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में यह संभव नहीं था। उसमें तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुएं उसी समय देनी पड़ती थी। अतः विनिमय होने की दशा में उधार लेन देन का प्रचलन नहीं था, ठीक है। अब 27 का अथवा वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ। साख से आप क्या समझते हैं, आपकी समझ में गरीब परिवार की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों होता है, ठीक है स्टूडेंट। साख से रिलेटेड क्वेश्चन है तो समझा देता हूँ। साख का मतलब होता है स्टूडेंट, देखो, विश्वास अथवा भरोसा, या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो, जो उधार लेते हैं, हम ऋण लेते हैं, लौटाने की क्षमता में विश्वास से, ठीक है। कहने का मतलब ये है, हमने किसी को कोई कर्जा दिया, ऋण दिया, ठीक है, तो उसकी क्या क्षमता है ना, वो लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, ठीक है। या कुछ चीजें अगर गिरवी देगी, रखेंगे, रखवाएंगे, वो इस टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। तो साख एक विनिमय कार्य है बोल सकते हो, जिसमें कोई ऋणदाता किसी ऋणी को वर्तमान समय में कुछ वस्तु या मुद्रा इस विश्वास में देता है कि कुछ समय बाद वह उसे वापस कर देगा। साख का अर्थ पूंजी उधार देने से है, ठीक है। अब बोला गया है कि गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवार के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों होता है, ठीक है। तो होता क्यों है, इसका रीजन ये है, बैंक व अन्य वित्तीय निगम ऋण देने से पूर्व संपत्ति आभूषणों की मांग करते हैं, ठीक है, ताकि उनका ऋण व ब्याज क्या रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। अब मैंने किसी को पैसे दे दिए, है ना, अब वो उसकी स्थिति ऐसी है ही नहीं, वो लौटा पाएगा, तो मेरा फंस जाएगा ना पैसा, ऐसा।
ऐसे अमीर परिवार ही कर सकते हैं, क्योंकि गरीब परिवारों के पास बंधक या गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है। और ऋण या का आधार साख होती है, ठीक है। गरीब परिवार की तुलना में अमीर परिवार की साख अच्छी होती है नहीं होती। नेक्स्ट बोल सकते हो, गरीब परिवार को ऋण देना अपेक्षाकृत अधिक जोखिमपूर्ण होता है अमीरों की तुलना में ना। तो गरीब आदमी का पैसा मतलब अगर मांगेगा, कहीं से कर्ज मांगेगा तो मरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या से है आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान आदि किसी विकसित देश में होता है तथा वह अन्य किसी विकसित अथवा विकासशील देश में भी कार्यरत होती है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारी देशों में जो चलती हैं कंपनियां, ठीक है। अब देखिए, ये कंपनियां खनन, चाय, रबड़, कॉफी व कोको, वृक्षारोपण, तेल निकालना तथा शोधन एवं घरेलू उत्पादनों तथा निर्यात वस्तुओं इत्यादि में कार्यरत हैं। इनके कार्यों में बैंकिंग, बीमा, जलयान, होटल इत्यादि सेवाएं भी शामिल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आर्थिक एवं संगठनात्मक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। आर्थिक परिभाषा, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो $100 मिलियन से कई हजार मिलियन डॉलर तक की शुद्ध बिक्री करती है। इसके विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, जो सामान्यतः कंपनियों के कुल निवेश का 15 से 25% तक होता है। संगठनात्मक परिभाषा बता रहे हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक संगठनात्मक अधिकतमीकरण के रूप में सभी यूनिटों के एक प्रबल उद्देश्य को लेकर चलती है, संपूर्ण विश्व को अपना कार्यक्षेत्र मानती है, को प्राप्त करने के लिए अपने सभी कार्यों में संयोजन स्थापित करती है। को कैसे कार्य करती है, कार्यप्रणाली बता रहे हैं। अब देखो, ये कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर करती हैं और सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ प्राप्त करती हैं। कभी कभी ये कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन कार्य करती हैं। ये स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करती हैं। ये छोटे उत्पादकों तथा उत्पादित माल को अपने ब्रांड से बेचती हैं। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रण है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन दो राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं। देश की पहली जूट मिल लगाई गई। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो देश की पहली जूट मिल थी वो कोलकाता है ना। राज्य कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आप मार्क कर देंगे, मैप आप शो कर देंगे स्टूडेंट, आप बताइए वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट है, 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। तो ये जमशेदपुर, झारखंड लिख देंगे, जमशेदपुर है ना, झारखंड, ठीक है। ये वैसे एक एक नंबर में पूछ सकता है स्टूडेंट ना, तो आपको ये जगह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, मैप में आपको शो करना होगा पर है ना, दिखाना होगा ये। नेक्स्ट है, दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेत की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए और उन स्थानों के नाम भी लिखिए जहां तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए, ठीक है। गो है पारादीप समुद्री पतन, ठीक है। तो जो ये है पारादीप समुद्री पतन, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये है असम में। और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। और श्रीनगर ऊनी वस्त्र उत्पादन के, श्रीनगर है तो जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, ठीक है। आप मैप में भारत के मानचित्र में इन राज्यों को, आप जानती हैं कौन सा राज्य कहाँ पर है, वहां पर शो कर देंगे स्टूडेंट, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।